साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन रेस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 प्रकाशित की जाती है, तो उसके तहत हम लोग पीटी 365 कल्चर मतलब जो आर्ट एंड कल्चर संबंधित पीटी 365 आती है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग मूर्ति कला और स्थापत्य कला, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, उन घटनाक्रमों को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। तो सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि कलिंग स्थापत्य कला से संबद्ध उड़ीसा के मंदिर कई घटनाओं के कारण चर्चा में रहे। हुआ क्या, देखिए, लिंगराज मंदिर और इससे संबद्ध 8 मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने उड़ीसा सरकार के इस अध्यादेश का विरोध इस वजह से यह चर्चा में रहा है। एक अन्य घटना में उड़ीसा सरकार के जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर व्यापक पैमाने पर सौंदर्यीकरण परियोजना के निष्पादन में कुप्रबंधन पाए जाने के कारण भी आपत्तियां उठाई गई हैं। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तो यह मंदिर जो है आपका भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोंड गंग देव ने कराया था। तो ये महत्वपूर्ण है, किसने कराया था? पूर्वी गंग वंश के शासक राजा अनंत वर्मन चोड़ चोड़ गंग देव ने 12वीं शताब्दी में। स्थापत्य कला संबंधित यदि कुछ महत्वपूर्ण विवरण को देखें तो जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला से शैली से निर्मित है। दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर की छाया जो है जमीन पर नहीं पड़ती है तथा पवित्र जो त्रिमूर्ति है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्तियां हैं, ये लकड़ी से बनी हैं और मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की गई हैं। इसकी अन्य विशेषताओं में देखें तो यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है, इसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है। और जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ कहा जाता है, और प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं लिंगराज मंदिर की। तो लिंगराज मंदिर के बारे में बात करें तो इसका इतिहास पहले देखें तो यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। देखिए, जगन्नाथ मंदिर जो है आपका पुरी में है और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ के पुरी नहीं, उड़ीसा के पुरी में है जो आपका जगन्नाथ मंदिर है, और जबकि यह लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे स्वयंभू या स्वयं उत्पन्न शिवलिंग कहा जाता है। सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी ने, ध्यान रखिएगा, सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और 11वीं शताब्दी ईस्वी में राजा लाल तेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न कराया था। इसके स्थापत्य कला के बारे में बात करें, स्थापत्य संबंधित तथ्यों की बात करें तो यह विशाल मंदिर कलिंग स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है और मंदिर 4 खंडों में विभाजित है। पहला है गर्भगृह, मुख्य मूर्ति स्थल है जहाँ मुख्य मूर्ति है। यज्ञशाला, प्रार्थना के लिए कक्ष, भोग मंडप, अर्पण के लिए कक्ष है और नाट्यशाला, नृत्य के लिए कक्ष है। अन्य विशेषताओं में यह मंदिर उड़ीसा में शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है और शिवलिंग को हरिहर के नाम से जानते हैं। देखिए, जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ कहते हैं और यहाँ पर शिवलिंग को, लिंगराज मंदिर में शिवलिंग को हरिहर के नाम से जानते हैं। मंदिर परिसर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसमें लगभग 50 छोटे मंदिर हैं, इनमें से एक देवी पार्वती को भी समर्पित है। तो यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, देखिए, उड़ीसा में 3 महत्वपूर्ण मंदिर हैं। एक तो आपका जगन्नाथ मंदिर है जो कि पुरी में है, दूसरा है लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कई बार इसमें पूछा जाता है कि इनके स्थापना के कालक्रम में लगाई सबसे पहले कौन और उसके बाद में कौन है। तो सबसे पहले जिसका निर्माण होता है वो लिंगराज मंदिर का 10वीं शताब्दी में, और फिर 12वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण होता है, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। तो इस प्रकार से लिंगराज मंदिर, फिर जगन्नाथ मंदिर और सबसे लास्ट में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर की स्थापना होती है। आगे चलते हैं, अब कलिंग स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक बार मैप में देखें तो ये जो भारत का मैप है, यहाँ पे कलिंग को दिखाया गया जो कि वर्तमान का उड़ीसा है। ठीक है, स्थापत्य कला की जो शैली है वो ये जो कलिंग स्थापत्य कला है ये नागर शैली की एक उप शैली है और इसमें जो इमारती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो सैंड स्टोन है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मंदिर के प्रकार जो रहे हैं वो रेखा देउल, यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये है आपका रेखा देउल, पीढ़ी देउल, ये आपका पीढ़ी देउल है, और खाखरा देउल, और ये आपका खाखरा देउल दिखाया गया है। रेखा देउल और पीढ़ी देउल ये विष्णु, सूर्य और शिव मंदिर से संबंधित है, जबकि खाखरा देउल चामुंडा और दुर्गा मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसके भाग को बात करें, इसके भागों की, तो मूल रूप से एक मंदिर 2 भागों में बना होता है। इसका एक भाग शिखर अर्थात देउल तथा दूसरा भाग समाकक्ष जगमोहन होता है।
जगमोहन होता है। नक्काशी की बात करें तो देउल और जगमोहन दोनों संरचनाओं की दीवारों को भव्य रूप से स्थापत्य रूपांकनों और आकृतियों की प्रचुरता का तराशा जाता है। रेखा देउल और खाखरा देउल, रेखा देउल और जो खाखरा देउल है यहाँ पे देखिए, ये है रेखा देउल और ये खाखरा देउल, ये गर्भगिरी हैं। और जो पीढ़ा देउल है ये आपका पीढ़ा देउल, पीढ़ा देउल इसमें नृत्य या नाट्य मंडप और प्रसाद अर्पण समाकक्ष या भोग मंडप शामिल है। यहाँ के प्रमुख स्मारकों की बात करें तो देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर का ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी यहाँ के प्रमुख स्मारकों में शामिल हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ संबंधित सुर्खियों की बात करें तो असुरगढ़ के बारे में बात करें तो असुरगढ़ क्यों चर्चा में है? उड़ीसा की यह सबसे पुरानी किलेबंद बस्ती है। इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की स्थापना है इसकी। इसे उड़ीसा की प्रमुख किलेबंद बस्तियों में सबसे पुरानी मानी गई है। पुरातत्वविदों ने इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए एक्सलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री AMS रेडियो कार्बन तकनीक का उपयोग किया था। यह तकनीक परमाणु भार या द्रव्यमान में अंतर के आधार पर अलग अलग प्रकार के परमाणु में विभेद करती है। उड़ीसा के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में शामिल हैं आपका शिशुपालगढ़, ये भुवनेश्वर के निकट है। जौगढ़ ऋषिकुल्ला घाटी जो कि गंजम जिला में है, में एक किलेबंद बस्ती है। खल कटपटना ये पुरी में है। मणिकपटना ये एक बंदरगाह स्थल है जो कि पुरी में स्थित है। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं होयसल मंदिर के बारे में। होयसल मंदिरों के बारे में बात करें तो देखिए सुर्खियों में क्यों रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के बेल्लूर स्थित चन्नाकेशव मंदिर, हेलेबीड स्थित होयलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। ये तीनों ही कर्नाटक में स्थित हैं। होयसल स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो ये स्थापत्य कला की जो बेसर शैली, जिसे मिश्रित शैली कहते हैं, नागर और द्रविड़ शैली का जो मिश्रित शैली है उसी का ही एक प्रकार है होयसल स्थापत्य कला। इसकी इमारती पत्थरों में शोप स्टोन ये अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर होते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया है और इसका काल जो रहा है 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का रहा है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो तारकीय योजना, यहाँ ये जो मंदिर बनाए गए हैं या जो स्थापत्य निर्मित किए गए हैं ये तारकीय योजना में। इन मंदिरों की योजना एक तारे की तरह, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया, तारे की तरह दिखाई देती है। बारीक नक्काशी की गई है। इसे देवताओं के आभूषणों में देखा जा सकता है जिसे दीवारों पर सजाया गया है। नक्काशी निचले भाग पर जानवरों और अन्य वनवासियों तथा उनके ऊपर देवताओं की विशाल मूर्तियों का उत्कीर्णन किया गया है। मूर्तियों की बात करें तो मंदिरों के भीतर की मूर्तियां जो हैं, मंदिर के भीतर की मूर्तियां रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं दीवारों पर। समग्र डिजाइन एक दोहरा भवन है इसमें, जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है। यह नृत्य कक्ष और संगीत का कार्यक्रम करने के लिए था। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है। मंडप की बात करें, यहाँ पे दोनों प्रकार के मंडप हैं, खुले और बंद दोनों प्रकार के मंडप पाए जाते हैं। मंडपों में गोलाकार स्तंभ हैं। मंडप की छत पौराणिक आकृतियों और पुष्प आकृतियों से अलंकृत है। होयसल मंदिरों में विमान भीतर से सरल है, हालांकि बाहर से उन्हें भव्य रूप से अलंकृत किया गया है। विमान वह बिंदु है जहाँ सबसे पवित्र स्थल मौजूद होता है। धार्मिक विषय वस्तु की बात करें तो यह मंदिर शैव परंपरा का अनुसरण करता है, किंतु शैव अर्थात शिव से संबंधित, किंतु इसमें जैन परंपरा की मूर्तियों के साथ वैष्णव और शाक्त परंपरा की विषय वस्तु भी मिलती है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों को देखें तो ये आपका देखिए बेल्लूर का चन्नाकेश्वर मंदिर, हेलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर का केशव मंदिर, जिन्हें भेजा गया है, ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए। होयसल मंदिरों के बारे में और चीज़ों की बात करें तो होयसल के पवित्र स्मारक 2014 से ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। ये संरक्षित स्मारक हैं। इन स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए, थोड़ा सा पहले विश्व धरोहर स्थल सूची के बारे में बात कर लें तो विश्व धरोहर स्थलों का तात्पर्य ऐसे स्थलों से जिन्हें उनके विशेष सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति इस कार्यक्रम का प्रबंधन या संचालन करती है। 1994 में विश्व धरोहर समिति ने एक प्रतिनिधिक संतुलित और विश्वसनीय विश्व धरोहर सूची तैयार करने के लिए एक वैश्विक रणनीति निर्मित की थी। इस रणनीति का निर्माण 1972 के कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए किया गया था। यह कन्वेंशन विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। धरोहर स्थल 3 प्रकार के हैं, एक सांस्कृतिक है, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा मिश्रित। सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित 3 प्रकार के हैं। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं।
इनमें से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल है। 32 सांस्कृतिक, एक मिश्रित है, 7 प्राकृतिक। 40 नंबर याद रखिएगा कि 40 हैं। आगे बात करते हैं, जो 3 मंदिरों के बारे में हमने बात की थी ऊपर, चेन्नाकेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर, इनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो पहले चेन्नाकेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो यह एककूट अर्थात पवित्र स्थल वाला मंदिर है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण या रचना जो है इसे 1117 में राजा विष्णुवर्धन के द्वारा निर्मित कराया गया था। जो होयसल वंश के राजा थे, राजा विष्णुवर्धन, इनके द्वारा निर्मित कराया गया था। और मंदिर उत्तर पश्चिम में बीरबल्लाल द्वितीय द्वारा, मंदिर के उत्तर पश्चिम में बीरबल्लाल द्वितीय के द्वारा एक सीढ़ीदार जलाशय का निर्माण कराया गया था आगे चल करके। स्थापत्य की बात करें तो तराशे गए बाहरी भाग में दैनिक जीवन, संगीत और नृत्य के दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही विष्णु के जीवन और उनके पुनर्जन्म एवं महाकाव्यों रामायण व महाभारत के दृश्यों को भी उकेरा गया है। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के चित्र भी शामिल हैं। और मंदिर के गर्भगृह में जो है कृष्ण की मूर्ति है। जल निकाय या नदी की बात करें तो यह बेल्लूर में यागची नदी है। तो ध्यान रखिएगा, यागची नदी आपके कर्नाटक में प्रवाहित होती है। तो यागची नदी के तट पर यह चेन्नकेश्वर मंदिर जो है वो निर्मित है। अन्य फैक्टों की बात करें तो मौलवी द्वारा कुरान के अंश या पाठ पढ़ने के बाद मंदिर में रथोत्सव या रथ उत्सव शुरू हुआ है। आगे बात करते हैं होयसलेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो यह द्विकूट, जैसे चेन्नकेश्वर मंदिर एक कूट था तो ये द्विकूट, 2 पवित्र स्थलों वाला मंदिर है। वो एक पवित्र स्थल वाला मंदिर था। तो यह शिव को समर्पित है और वह विष्णु को समर्पित है। एक पवित्र स्थल राजा विष्णुवर्धन को और दूसरा उनकी पत्नी शांताला को समर्पित है, इसलिए इसे शांतलेश्वर भी कहा जाता है, शांतलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था, जिसने चेन्नकेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। हलेबीड में एक दीवार वाला परिसर है। इसमें होयसल काल के 3 जैन बसदियां या मंदिर के साथ साथ एक सीढ़ीदार कुआं भी है। मंदिर के भीतर की मूर्तियां रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं। मूल रूप से हलेबीड को द्वार समुद्र कहा जाता था, जिसका आश एक बड़ा जल भंडार है। आगे बात करते हैं केशव मंदिर की। तो यह 3 रूपों में भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह एक त्रिकूट मंदिर है, ध्यान रखिएगा। चेन्नकेश्वर मंदिर एक कूट है, होयसलेश्वर मंदिर द्विकूट है और केशव मंदिर जो है त्रिकूट है। मतलब इसमें 3 पवित्र स्थल हैं। एक मंदिर जो है जनार्दन, दूसरा केशव और तीसरा वेणुगोपाल, तीनों ही भगवान कृष्ण को समर्पित हैं। इसे होयसल राजा नरसिंह तृतीय के संरक्षण में बनवाया गया था और यह विष्णु को समर्पित है। इसके स्थापत्य की बात करें तो यह मंदिर सेलखंडी से बना है और खराद लेथ से बनाए गए स्तंभों, संतुलित स्थापत्य कला एवं जटिल मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। केशव मंदिर में मिली मूर्तियां भगवान विष्णु, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और सरस्वती की हैं। और जल निकाय या नदी की बात करें तो कावेरी नदी के तट पर यह निर्मित है। चेन्नकेश्वर मंदिर है वो याक्षी नदी के तट पर स्थित है। अन्य फैक्टरों की बात करें तो अब यह जो है पूजा स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है और मुस्लिम सल्तनत की हमलावर सेनाओं द्वारा मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था। आगे बात करते हैं होयसल राजवंश के बारे में। तो देखिए, इसके संस्थापक कौन रहे, महत्वपूर्ण है, नृपकाम द्वितीय। होयसल राजवंश के संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे और यह जो राजवंश रहा है 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा है। और इनका विस्तार कहाँ रहा है, ये देखिए यहाँ मैप में, ये जो रेड वाला हिस्सा है, कर्नाटक वाला पोर्शन अधिकतर वो इसके तहत आता है। यहाँ पे आपका बेल्लूर है जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। प्रमुख शासकों की बात करें तो विष्णुवर्धन राय जो है आरंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म अपना लिया था। इन्हीं के द्वारा जो है राजा विष्णुवर्धन के द्वारा ही चेन्नकेश्वर मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। बीरबल्लाल द्वितीय की बात करें तो होयसलों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया था और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। नरसिम्हा तृतीय की बात करें तो ये अंतिम शासक थे, इन्हीं के द्वारा केशव मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्रमुख नगरों की बात करें तो राजधानी नगर बेल्लूर था, जिसे बाद में द्वार समुद्र या आधुनिक हलेबीड स्थानांतरित कर दिया गया था। आय के स्रोत या संस्कृति की बात करें तो आय का प्रमुख स्रोत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से प्राप्त राजस्व था। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किए गए खर्च पर निर्मित और अनुरक्षित तालाबों, जलाशयों, नहरों और कुओं सहित सिंचाई प्रणालियों पर कर एकत्र किया जाता था। इस दौरान कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भाषा प्रचलित थी कन्नड़ और संस्कृत भाषा का व्यापक स्तर पर प्रयोग होता था। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में महिलाओं को महत्व दिया गया था। वरिष्ठ मंत्रियों को पंच प्रधान कहा जाता था। विदेश मामलों के जिम्मेदार मंत्री को संधि विग्रही कहा जाता था और प्रमुख खजांची को महाभंडारी या हिरण भंडारी कहा जाता था। ये सभी मिलकर उच्च स्तर का प्रशासन संभालते थे।
सेना प्रमुख दंडनायक और होयसल राज दरबार में मुख्य न्यायाधीश जो है वो धर्माधिकारी कहलाता था। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो अलग अलग धर्मों के प्रति उदार व्यवहार किया जाता था। शिक्षा के कई केंद्र स्थापित किए गए थे। होयसल शासनकाल के दौरान लोग शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म का पालन करते थे। ये तीनों दार्शनिकों बसवन्ना, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य से प्रभावित थे। भारतीय जाति प्रथा की बात करें तो भारतीय जाति प्रथा सॉरी कौन सी प्रथा यहाँ प्रचलित थी इसकी बात करें तो भारतीय जाति प्रथा, देवदासी प्रथा और स्वैच्छिक रूप से सती होने की प्रथा प्रचलित थी। ध्यान रखिएगा, होयसल वंश को विजयनगर वंश ने पराजित किया था। आगे बात करते हैं चोल कालीन मूर्तियों के बारे में बात करें। चोल कालीन मूर्तियां सुर्खियों में क्यों रही? हाल ही में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु ने चोलकालीन कांच की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इस वजह से अन्य फैक्टरों की बात करें तो ये मूर्तियां कल्लाकुर्ची जिले के बीरचोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की है। नरेश्वर शिवन मंदिर की है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने कराया था। ध्यान रखिएगा, आपका नरेश्वर शिवन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने। इन मूर्तियों को 1960 के दशक में भारत से चोरी कर लिया गया था। चोरी की गई 6 मूर्तियों में त्रिपुरंतकम, त्रिपुर सुंदरी नटराज, दक्षिण मूर्ति बीणाधारा, संत सुंदरार तथा उनकी पत्नी परवई नचियार की प्राचीन पंचलौह मूर्तियां शामिल हैं। तो देखिए, पंचलौह जो है ये शिल्प शास्त्रों द्वारा निर्धारित पारंपरिक 5 धातुओं का मिश्रण है। इन मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग करके किया गया था। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की बात करें तो ये बिना लाइसेंस की ऐसी कलाकृतियों के निर्यात को एक आपराधिक कृत्य मानता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि ऐसे मामलों पर पारस्परिक सहायता की अनुमति प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में बात करें, जिनका शासनकाल 1014 से 1044 तक था। चूंकि इन्हीं के द्वारा नरेश्वर शिवन मंदिर का निर्माण कराया गया था। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज चोल 985 से 1014 तक की शासन करते हैं के पुत्र थे। इनके द्वारा गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की गई थी और इन्होंने कला, धर्म और साहित्य में अमूल्य योगदान दिया था। पाल राजा महिपाल पर विजय के बाद इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था और इसके अतिरिक्त परकेसरी और युद्धमल की उपाधि धारण की थी। परकेसरी और युद्धमल की। आगे बात करते हैं चोल मूर्ति कला के बारे में बात कर लें तो देखिए, चोल कला अपनी धातु मूर्ति कला के लिए जो है वो प्रसिद्ध रही है। इस काल की कांस्य मूर्तियों का निर्माण शेरे परड्यू या जिसे लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग कहते हैं का उपयोग करके किया गया था। यह विधि आज भी भारत में प्रचलित है। यह ढलाई धातु की एक विधि है। इसके तहत एक पिघली हुई धातु को मोम मॉडल के माध्यम से बनाए गए एक सांचे अथवा आकार में ढाला जाता है। एक बार जब यह सांचा बन जाता है तो उसके बाद मोम मॉडल को अग्नि की सहायता से पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता है। चोल स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला की जो शैली थी यहाँ पे द्रविड़ शैली थी और यहाँ पे जो इमारती पत्थर होते थे वो नीश और ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं और ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इनका प्रसार था। ये किससे प्रभावित थे इनकी स्थापत्य कला? तो पल्लवों तथा अन्य समकालीन कला एवं स्थापत्य कला शैली से प्रभावित थे। मंदिरों का वर्गीकरण विजयालय जैसे आरंभिक मंदिर पल्लव स्थापत्य कला से प्रभावित रहे हैं। बृहदेश्वर मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम जैसे बाद के मंदिरों पर चालुक्य प्रभाव दिखाई देते हैं। अन्य प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो नागर शैली के मंदिरों के विपरीत मंदिर एक ऊंची 4 दीवारी से घिरे होते थे। मंदिर की अन्य प्रमुख विशेषताओं में मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शिखर गोपुरम, एक द्वार मंडप व इसके निकटस्थ 2 प्रार्थना सभा कक्ष, मंडप, अंतराल, मुख्य मंदिर शिखर और आंतरिक गर्भगृह शामिल हैं। यह शिव को समर्पित मंदिर रहा है। उत्कीर्ण चित्र इसमें भगवान शिव, कैलाश के शिव, त्रिपुरांतक के रूप में शिव, नटराज के रूप में शिव और नृत्य आकृतियां आदि प्रमुख हैं। यहाँ के चोल स्थापत्य कला के जो प्रमुख स्मारक हैं उसको ध्यान रखिएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था निर्माण, और वहीं गंगई कोंड चोलपुरम में स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा कराया गया था जो कि राजराज प्रथम के पुत्र थे। और एरातेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल द्वितीय के द्वारा कराया गया था। चोलकालीन इस कांस्य निर्मित नटराज प्रतिमा में चोलों के मुख्य देवता शिव को नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। यह प्रतिमा अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया इसमें शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू की ध्वनि सृष्टि के सृजन का प्रतीक है को धारण किए हुए हैं। इनके ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि, यह अग्नि ब्रह्मांड के विनाश का प्रतीक है।
और तीसरा उनका निचला दाहिना हाथ अभय अभय हस्त मुद्रा में है, यह भय को दूर करने का प्रतीक है। चौथा, इस प्रतिमा में एक बौने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ दिखाया गया है। यह बौने जैसी आकृति अज्ञानता व भ्रम का प्रतीक दैत्य अपस्मार है, दैत्य मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण माना गया है। शिव का आगे वाला बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर को इंगित करता है, यह मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। आगे बात करते हैं चोल राजवंश के बारे में। तो इसके स्थापना या संस्थापक विजयालय थे और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 8 से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ये राजवंश चलता है। प्रमुख शासकों की बात करें तो परांतक प्रथम, इसे मदुरै या पांडवों की राजधानी को नष्ट करने वाला कहा जाता है। सिंघली आक्रमणकारियों जो कि श्रीलंका रहा है उस समय को पराजित किया तथा पांडव राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। अगले शासक थे राजराज चोल प्रथम 985 से 1014। इसने उत्तरी श्रीलंका, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीपों पर अधिकार कर लिया। इनके बाद इनके पुत्र आते हैं राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044। इसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इसने मलय प्रायद्वीप और मलय द्वीप समूह के कुछ भागों को विजित कर लिया था। कुलोत्तुंग प्रथम की बात करें तो पूर्वी तट को चोल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे बात करते हैं प्रमुख नगरों की, तो राजधानी तंजावुर थी या तंजौर, और बाद में गंगई कोंड चोलपुरम हो जाती है। क्षेत्रीय राजधानी कांचीपुरम और मदुरै थे जिनमें कभी कभी दरबार लगता था। वर्तमान क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु के पेरम्बलूर, अरियालूर, नागपट्टिनम, पुंडुकुट्टी, वृद्धाचलम तथा पिचावरम जिले जो हैं ये यहाँ पर ये चोलवंश विस्तारित था। कल्चर की बात करें तो उन्होंने उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों की ढलाई की थी। मुख्य रूप से हिंदू नटराज की कांस्य मूर्तियों की मूर्तियां बनाई जाती थी। भूमि कर आय का सबसे बड़ा स्रोत था। पुराबु वरिती नैक कटम नामक भू राजस्व की प्रणाली अस्तित्व में थी। अधिकारियों को जीविता नाम से वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था। भाषा की बात करें तो राजभाषा तमिल थी, यहाँ पर राजभाषा तमिल थी। होयसल वाले में कन्नड़ थी, कन्नड़ और संस्कृत होती थी। यहाँ की राजभाषा तमिल थी। यह जनता के लिए शिक्षा का माध्यम भी थी। संस्कृत भाषा पूजा पाठ के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। प्रशासन की बात करें तो चोलों ने कई वर्षों तक शासन किया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया जाता था और प्रांत को जो है मंडलम के रूप में जाना जाता था। तो प्रांत को क्या कहा गया है? मंडलम कहा गया। प्रत्येक गांव ने स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया था। राजा प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय प्राधिकारी था। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो चोल शासकों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैववाद और वैष्णववाद सभी को संरक्षण प्रदान किया था। समाज में उच्च स्तर की साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। धार्मिक मठ या गतिका शिक्षा के केंद्र थे और जाति को इड़गय और वलंगय में विभाजन था। शाही परिवारों में सती व देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियां या प्रथाएं प्रचलित थीं। चोल वंश को पांडव वंश ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? पांडव वंश ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुतुबशाही स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो सुर्खियों में क्यों रही है? तो ये हाल ही में गोलकुंडा किले के कुतुबशाही मकबरे में स्थित बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस सम्मानित फैक्टरों की बात करें तो गोलकोंडा किले जो कि तेलंगाना है की बावड़ी 16वीं सदी में निर्मित एक कुआं है। यह संरचना फारसी शैली में निर्मित है। इस स्मारक को विशिष्टता डिस्टिंक्शन का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो है कई श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि उत्कृष्टता पुरस्कार, विशिष्टता पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, विरासत के संदर्भ में नए डिजाइन के लिए पुरस्कार और सतत विकास के लिए विशेष मान्यता का पुरस्कार। देखिए इसकी ये जो पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए की गई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं और इमारतों के पुनर्निर्माण, संरक्षण और रूपांतरण जैसे कार्यों में लगे निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है। भारत के अन्य पुरस्कार विजेता स्मारक जो रहे 2022 के, जिसके तहत ये इस बावड़ी को पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र में इसे दिया गया है। यह संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह का हिस्सा है। पहले इसे पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। और वहीं दूसरा है तेलंगाना का डुम कोंडा किला, ये तेलंगाना के कम्मा रेड्डी में। देखिए मेरिट पुरस्कार के तहत दो लोगों को दिया गया है या दो स्थापत्य को दिया गया है।
तो एक है आपका तेलंगाना का डोमकोंडा किला और दूसरा है महाराष्ट्र का भायखला स्टेशन। तो सबसे पहले डोमकोंडा किले के बारे में बात करें तो इसे 18वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों का एक ऊंचा परिसर है जो किले की दीवार का निर्माण करता है। यहाँ फिगर में ये दिखाया गया है। और भायखला स्टेशन की बात करें जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है, यह एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। यह 1853 ईस्वी से परिचालन में, 1853 में पहली बार भारत में मुंबई से पुणे के बीच में जो है, ठाणे के बीच में वो ट्रेन चलाई गई थी। आगे चलते हैं। कुतुबशाही स्थापत्य के बारे में बात करें तो इसकी स्थापत्य कला की जो शैली वो इंडो इस्लामिक है और जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं स्थापत्य में वो ब्लैक बेसाल का उपयोग किया गया है। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1518 से 1687 एडी। महत्वपूर्ण विशेषताओं की इसकी बात करें तो इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें इमारतों पर किया गया अलंकरण और सजावट उत्कृष्ट है। विशेष रूप से इमारतों की मुंडेरों को अधिक अलंकृत किया गया है। टाइल्स के उपयोग के साथ साथ कहीं कहीं स्टुको या कट प्लास्टर का भी उपयोग किया गया है। प्रमुख स्मारकों में आपका गोलकुंडा का किला है और चार मीनार, जिसका फिगर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कुतुबशाही सुल्तानों के मकबरे हैं। मुख्यतः 7 सुल्तानों के मकबरे यहाँ पर हैं। यहाँ पे कुतुबशाही राजवंश के प्रमुख स्मारकों की बात करें तो गोलकुंडा किला की बात कर लें पहले। गोलकुंडा एक किलेबंद दुर्ग है। यह कुतुबशाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके परिसर में स्थित स्मारक पारसी, पठान और हिंदू स्थापत्य शैली का मिश्रित रूप है। इनके निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। इन ऐतिहासिक इमारतों की सतह जटिल नक्काशीदार प्लास्टर वर्क से सुसज्जित है। इसके अलावा कुछ स्मारकों पर पालिशदार टाइल्स का काम भी किया गया है। इन मकबरों की स्थापत्य कला बीदर के आरंभिक बहमनी मकबरों के ज्यामितीय डिजाइनों से व्युत्पन्न है। हालांकि यहाँ किया गया स्टुको अलंकरण बहमनी मकबरों की तुलना में अधिक जटिल और व्यापक है। चार मीनार की बात करें तो यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खंभों से बना है, जिन्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में इसे 4 विशाल मेहराबों पर निर्मित किया गया है। यहाँ ये फिगर दिखाया गया है चार मीनार का। इसका निर्माण देखिए, ये जो 4 प्रमुख मार्ग है, ये 4 प्रमुख मार्गों के प्रतिच्छेदन को दर्शाते हैं, जैसे चौराहा होता है उस प्रकार से। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था। यह दुनिया का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण चूने के गारे और ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके किया गया है। चार मीनार और चार कमान का नगरीय स्थापत्य द्वितीय इस्लामी सहस्त्राब्दी की शुरुआत के प्रतीकात्मक और औपचारिक अर्थ के साथ गहराई से जुड़ा है। यह शिया नगर नियोजन का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी है। कुतुबशाही मकबरे के बारे में बात करें तो कुतुबशाही मकबरे में कुतुबशाही राजवंश के शासकों के प्रमुख 7 मकबरे शामिल हैं। 7 प्रमुख मकबरे, समग्र परिसर में 30 मकबरे, मस्जिदें और 100 स्नानागार शामिल हैं। जो सामग्रियां इस्तेमाल की गई हैं ये सब छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, इसका जो मकबरे हैं इसका निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। कुतुबशाही स्थापत्य कला के अन्य प्रमुख स्मारकों की बात करें तो चार कमान या चार मेहराब की बात करें तो इसका निर्माण 1592 में कराया गया है। इसकी उत्तरी मेहराब को मछली कमान या मछली मेहराब कहा जाता है। दक्षिणी मेहराब को चार मीनार कहा जाता है। पूर्वी मेहराब को शंभु प्रसाद या काला मेहराब और या काली कमान तथा पश्चिमी मेहराब को शेर दिल या शिहर बातिल कहा जाता है। मक्का मस्जिद की बात करें तो इस मस्जिद को 2 भागों अर्थात बड़ी मस्जिद जिसे दजामी कहते हैं और छोटी मस्जिद जिसे मस्जिद में कहा जाता है में विभाजित किया गया है। और छोड़ दीजिए इसको। दारुल सफ़ा की बात करें तो इस 2 मंजिला इमारत को 1595 में बनाया गया था। यह यूनानी चिकित्सा का एक अस्पताल था, साथ ही एक महाविद्यालय भी था। बादशाही आशूर खाना की बात करें तो यह आलमों अर्थात इमाम हुसैन द्वारा प्रयोग किए गए रूपांकनों को सहेज कर रखा गया है। यहाँ पर इस पूरे सभागार को सुंदर फूलों की सजावट वाली टाइलों से सजाया गया है। इसकी पश्चिमी दीवार पर तुघरा शैली में एक अभिलेख अंकित है। आगे बात करते हैं कुतुबशाही राजवंश के बारे में। कुतुबशाही राजवंश यह बहमनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी राजवंश था। संस्थापक सुल्तान कुतुब उल मुल्क संस्थापक थे। इसका काल टाइम पीरियड जो रहा था इस राजवंश का 1518 से 1687 ईस्वी तक। मुख्य शासक में इब्राहिम कुली कुतुब शाह, फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को हैदराबाद का संस्थापक माना जाता है। अबुल हसन ताना शाह यह अंतिम शासक था। मुख्य शहरों में मोहम्मदनगर, यह पूर्व के प्रमुख शहरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध रहा है। यह नगर हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। हैदराबाद इस शहर की योजना का निर्माण और स्थापना का श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। यहाँ देखिए
कुतुबशाही डायनेस्टी को यहाँ पे दिखाया गया, जो वर्तमान का जो आपका आंध्रा वाला हिस्सा, आंध्रा और तेलंगाना वाला हिस्सा, यहाँ विस्तारित है ये। आगे बात करते हैं कल्चर की, तो तुर्की कबीले कारा क्यू यूनुल से संबंधित थे। इस कबीले का राज चिन्ह काली भेड़ थी। क्या थी? काली भेड़ थी। कुतुबशाही शासन के दौरान मकल मैसाराम के नाम पर महाकाली यात्रा प्रतिवर्ष किया जाता था। किसी भी मंदिर में जाने के लिए हिंदुओं पर कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं था। भाषा की बात करें तो इस काल में दरबारी भाषा फारसी थी, जबकि तेलुगु जो है वो आम लोगों की भाषा थी। तेलुगु जो है आम लोगों की भाषा थी। इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने राज्य में तेलुगु भाषा के विकास को बढ़ावा देने के क्रम में इसे सीखने और इसके लेखन संबंधी कार्य को संरक्षण प्रदान किया था। प्रशासन की बात करें तो सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति और पंथ के आधार पर नियुक्तियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। लिपिक से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पदों पर हिंदू और मुसलमान समान रूप से पात्र थे। सामाजिक धार्मिक स्थितियों की बात करें तो कुतुब शाही सुल्तान मुसलमानों के शिया संप्रदाय से संबंधित थे। इस काल में शिया लोगों को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त थे। राज्य में निवास करने वाले हिंदुओं में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थीं। समकालीन तेलुगु लेखक पुन्नगति तेलगनारे ने अपनी कृति ययाति चरित्र में समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति का विवरण दिया है। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद इस राजवंश का अंत हो गया। महापाषाण स्थल के बारे में बात करें, मेगालिथिक साइट्स, तो देखिए हाल ही में देश में कई महापाषाण स्थलों की खोज की गई है। महापाषाण स्थलों के बारे में बात करें तो देखिए, महापाषाण समाधि स्थलों या संरचना के निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये या तो समाधान स्थलों या किसी व्यक्ति या घटना विशेष की स्मृति अर्थात गैर समाधि में निर्मित स्मारक हैं। गैर समाधि वाली महापाषाण संरचनाओं में स्मारक स्थल शामिल है, जिसे कि मेनिहर कहा जाता है। भारत में मुख्य महापाषाण स्थल जो है प्रायद्वीपीय दक्षिण दक्कन के पठार, विंध्य और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके टाइम पीरियड क्या रहा है? तो भारत में महापाषाण स्थल 1300 ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की अवधि के रहे हैं। जो हाल ही में खोजे गए स्थल है उसमें आपका असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाणकालीन मर्तबान मिले हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाणकालीन पत्थर के मर्तबान मिले हैं। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये संबंध दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। असम में पाए गए पत्थर के मर्तबान लाओस और इंडोनेशिया में पाए गए पत्थर के मर्तबान के साथ प्रतीकात्मक एवं रूपात्मक समानताएं रखते हैं। आगे बात करते हैं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में महापाषाणकालीन गुफा मिली के बारे में। तो देखिए यहाँ पे गुफा मिली है उसके बारे में। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के कदवा तालुक में महापाषाण काल की एक शैल कर्तित रॉककट गुफा मिली है, जो कि 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की है। सामान्यतः महापाषाणकालीन समाधि स्थलों में पत्थर के घेरे और मेनिहर पाए जाते थे, लेकिन दक्षिण कन्नड़ में मिली गुफा में एक कब्र मकबरे संबंधित पर एक कब्र पर एक वृत्त या शून्य अंकित है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की बात करें तो इसमें मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में बात करें तो लगभग 3 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर के मत्तन में स्थित प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में शुभ नवग्रह अष्टमंगलम पूजा का आयोजन किया गया। मार्तंड मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में सूर्य या मार्तंड के सम्मान में कश्मीर के कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य ने करवाया था। यह राजवंश 724 से, इनका जो शासनकाल रहता है राजा ललितादित्य का 724 से 761 तक। इसे ग्रीक पैटर्न में चूना पत्थर और स्तंभों का उपयोग करके एक वर्गाकार क्षेत्र में बनाया गया है। यह कश्मीरी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर बुत्सिकन के आदेश पर इसे नष्ट कर दिया गया था। इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अन्य सूर्य मंदिर में कई बार पूछा गया कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पे, तो अन्य सूर्य मंदिरों में देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर है, गुजरात के मोढेरा में है, और उत्तराखंड का कटरामल सूर्य मंदिर है। इसी प्रकार से असम का सूर्य पहाड़ मंदिर है, बिहार का दक्षिणार्क सूर्य मंदिर है, आंध्र प्रदेश का अरसावली सूर्य मंदिर है और तमिलनाडु का सूर्यन कोविल सूर्य मंदिर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के दर्शन करने वाले लोग शीघ्र ही जगमोहन के उत्तरी हिस्से में नए नक्काशीदार स्थल या पत्थरों को देख सकेंगे। ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह मंदिर जो है उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। ये इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। इसका निर्माण पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। इसकी स्थापत्य शैली उड़ीसा शैली या कैलिंग शैली है। माहुली मंदिर समूह की बात करें, माहुली मंदिर समूह, तो ये देखिए महाराष्ट्र में है।
तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण संस्कृत मंत्रालय को माहुली समूह के मंदिरों के व्यापक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा करना है, उसने किया है। माहुली मंदिर समूह को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता, ध्यान रखिएगा। इस मंदिर समूह में 5 मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर समूह महाराष्ट्र के सतारा में कृष्णा और बेन्ना नदियों के संगम पर स्थित है। महाराष्ट्र के सतारा में मंदिर स्थापत्य कला जो है वो कौन सी है? हेमा डमपंथी शैली। निर्माणकर्ता हेमाद्रि पंडित के द्वारा, जो देवगिरी के शेवना यादवों के दरबार में हेमा डंपत प्रधानमंत्री के पद पर थे। इनकी विशेषताओं की बात करें तो इस मंदिर समूह का परिसर सप्तभुजीय है। इसमें सूखे पत्थरों की चिनाई से निर्मित गर्भगिरी या मंडप है। साथ ही एकल पत्थर पर उकेरी गई एक लंबी संरचना दीपमाला है। तेलंगाना शैल कला पुरस्कार के बारे में बात करें, तेलंगाना रॉक आर्ट साइट। तेलंगाना के यदाद्रि भुवनगिरी जिले के कशिपेट्टा से मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों से युक्त एक प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, महापाषाण काल की समाधियां और सूक्ष्म पाषाण पाए गए हैं। शैलाश्रय क्या है? एक सांप के फन के समान दिखाई देने वाली शैलियों की बड़ी संरचना के अंदर स्थित होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए जो है सूक्ष्म पाषाण काल से संबंधित भी शैलें मिली हैं और एक हथियार लिए किसी पुरुष के चित्र के उत्तर ऐतिहासिक काल संबंधित होने की भी संभावना है। आदि चन्नलूर के बारे में बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के पुरातात्विक स्थल आदि चन्नलूर का उत्खनन किया है। इस उत्खनन के दौरान एक विशाल दफन कलश से सोने के मुकुट प्राप्त हुए हैं। आदि चन्नलूर दक्षिणी तमिलनाडु के तुतुकुंडी जिले में तामिरबरणी नदी की निचली घाटी में स्थित है। संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन बंदरगाह कोरकई वो आदि चन्नलूर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित यह एक महापाषाणकालीन स्थल है। यह भारत में उत्खनित प्रथम पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इसका उत्खनन 1876 ईस्वी में एक जर्मन अन्वेषक एंड्रू जागोर ने किया था। बाद में जो है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अधीक्षक एलेक्जेंडर री ने उत्खनन किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि आदि चन्नलूर न केवल महापाषाण संस्कृति को प्रदर्शित करता है बल्कि लौह युग और संगम युग की ओर संक्रमण काल को भी दर्शाता है। दक्षिण भारत में सबसे पुराने लौह युग के स्थल जो है लगभग 1000 ईसा पूर्व के जो है कर्नाटक के हल्लूर और आदि चन्नलूर हैं। आदि चन्नलूर महापाषाणी समाधि स्थल पर पाए गए कंकाल को भिन्न निर्जातीय मूल का बताया गया है। देखिए अधिकांश कंकाल जो है वो गैर भारतीय थे। यह वैश्विक व्यापारियों की उपस्थिति को भी इंगित करता है कि बाहर से लोग भी यहाँ आए होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में, ASI के बारे में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान रखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अलेक्जेंडर कनिंगम वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक बने थे। अलेक्जेंडर कनिंगम 1861 और इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो यह वर्तमान में संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। यह पुरातात्विक उत्खननों या अनुसंधानों और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसको जो अधिदेश या सौंपे गए कार्य क्या है? यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है और यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और जून 2022 तक देश भर में कुल 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का प्रबंधन करती है। इस प्रकार स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए यह जिम्मेदार है। जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था। इसका गठन अमसर अर्थात आपका प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में जो संशोधन किया गया, संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। आगे बात करते हैं, चेन्नई में 12,000 वर्षों से मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को चेन्नई के बाहरी इलाके में खुदाई से कुछ कलाकृतियां मिली हैं। इससे इस क्षेत्र में लगभग 12,000 वर्षों से लोगों के निरंतर निवास का पता चला है। ये कलाकृतियां मध्य पाषाण काल लगभग
10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व से लेकर पल्लव काल, जो कि चौथी शताब्दी इसकी शुरुआत से 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चलता है, तक इस क्षेत्र में मानव के निरंतर और निवास करने का प्रमाण मिला है। खुदाई से प्राप्त हुई जो वस्तुएं हैं, देखिए सतह के नीचे की परत में मध्य पाषाण काल के हस्त कुठार, खुरचुनी, क्लीवर्स सहित पत्थर के औजार पाए गए, जबकि ऊपरी परत में, इस परत में संगम युग 2000 वर्ष पूर्व के से रोमन शैली के भाड़ खंड, कांच के मनके, सोने के आभूषण, टेराकोटा खिलौने प्राप्त हुए और सतह पर विष्णु और शिवलिंग की प्राचीन मूर्तियां, जिससे प्रारंभिक तथा उत्तर पल्लव युग का संकेत मिलता है, ये प्राप्त हुए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।